आज की ये कहानी किसी अपराध की नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग के उस कोने की है जहां अच्छाई और बुराई की रेखा धुंधली हो जाती है। हम सभी ने कभी ना कभी ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो हमें अजीब लगते हैं, जिनकी बातें, जिनके तरीके, जिनकी सोच हमें समझ नहीं आती। कभी कभी ये सिर्फ अलग होना होता है, लेकिन कभी कभी ये कुछ और गहरा होता है, कुछ ऐसा जो हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है, जैसे कोई ठंडी हवा अचानक से हमारी रीढ़ की हड्डी को छू जाए। शायद आपको भी याद हो कोई ऐसा मोमेंट जब आप किसी के सामने खड़े थे और लग रहा था जैसे आप किसी मिरर के सामने खड़े हैं जो आपकी रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा। वो पर्सन वहां था, लेकिन कुछ मिसिंग था, जैसे कोई एसेंशियल पार्ट गायब हो। आइए कहानी से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी मुलाकात की जो शायद आपको भी कभी हुई हो या फिर आपने किसी फिल्म में देखी हो। एक व्यक्ति जिसने कुछ गलत किया था, कुछ ऐसा जिससे किसी को नुकसान हुआ था। जब उससे पूछा गया कि क्या तुम्हें अफसोस होता है, तो काय उसने मुस्कुराकर कहा, अफसोस किस बात का। उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना पछतावा, बस एक अजीब सा खालीपन, जैसे वो किसी और दुनिया से आया आणि हो। जैसे दर्द, खुशी, गुस्सा, ये सब शब्द उसके लिए किसी विदेशी भाषा के हो। वो वहां बैठा था, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ तो था जो हमारे इंस्टिंक्ट्स को अलर्ट कर रहा था। कल्पना कीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, बगल की टेबल पर एक फैमिली है जो अपने छोटे बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। सभी लाफ कर रहे हैं, खुश हैं, लेकिन कॉर्नर में बैठा एक आदमी सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है। ना वो स्माइल कर रहा है, ना इरिटेटेड लग रहा है, बस एक साइंटिस्ट की तरह देख रहा है, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व कर रहा हो। यहीं से समझ आता है कि हर इंसान भावनाओं को एक जैसा महसूस नहीं करता। हमारे समाज में साइकोपैथ शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक खास तस्वीर बन जाती है, फिल्मों का विलन, सीरियल किलर या कोई खतरनाक अपराधी। हॉलीवुड की मूवीज ने हमारे माइंड्स में एक पर्टिकुलर इमेज क्रिएट कर दी है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है हर साइकोपैथ अपराधी नहीं होता और हर अपराधी साइकोपैथ नहीं होता। ये बात शायद आपको सरप्राइजिंग लगे, लेकिन साइकोपैथी एक स्पेक्ट्रम है। जैसे कलर्स में लाइट ब्लू से डार्क ब्लू तक के शेड्स होते हैं, वैसे ही साइकोपैथी में भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं। कुछ लोग माइल्ड साइकोपैथिक ट्रेट्स रखते हैं और परफेक्टली नॉर्मल लाइफ जीते हैं। वो अपने फैमिलीज के साथ हैं, जॉब्स करते हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। साइकोपैथ का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो एम्पैथी महसूस नहीं कर पाता। दूसरों का दर्द समझना या किसी की खुशी में खुशी महसूस करना उनके लिए ये सब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हम किसी किताब में पढ़ते हैं कि बर्फ ठंडी होती है, लेकिन अगर हमने कभी बर्फ छुई ही ना हो तो हम सिर्फ जानकारी रख सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप कलर ब्लाइंड है और आपको रेड और ग्रीन में डिफरेंस नहीं दिखता। आप जानते हैं कि ये दो अलग कलर्स हैं क्योंकि लोगों ने आपको बताया है। आप ट्रैफिक लाइट्स भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि आपने पोजीशंस याद कर ली हैं, लेकिन आप वो एक्चुअल डिफरेंस फील नहीं कर सकते जो दूसरे लोग करते हैं। साइकोपैथ्स के साथ इमोशंस के मामले में कुछ ऐसा ही होता है। ये लोग अक्सर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वो जानते हैं कि कब मुस्कुराना है, कब दुखी दिखना है, कब सिंपैथी दिखानी है। लेकिन ये सब उनके लिए एक एक्टिंग होती है, एक मास्क जो वो पहनते हैं ताकि सोसाइटी में फिट इन कर सकें। ये मास्क इतना परफेक्ट हो सकता है कि इयर्स तक कोई पता नहीं लगा पाता। कई साइकोपैथ्स सक्सेसफुल बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस या डॉक्टर्स भी होते हैं। वो अपनी इस कमी को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं। जब आपको इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती, तो आप बहुत रैशनल डिसीजंस ले सकते हैं। आप प्रेशर में नहीं आते। आप मैनिपुलेशन के अगेंस्ट बेटर प्रोटेक्टेड होते हैं क्योंकि आप इमोशनल ट्रिगर्स को समझ जाते हैं। वॉल स्ट्रीट के कई सक्सेसफुल ट्रेडर्स में साइकोपैथिक ट्रेट्स पाए गए हैं। वो मार्केट क्रैशेस के दौरान भी काम रह सकते हैं क्योंकि वो इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं होते। इमरजेंसी रूम्स के कुछ डॉक्टर्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस में इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होते क्योंकि वो इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैवेज शब्द की। ये शब्द अक्सर गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। हिस्ट्री में इस वर्ड को बहुत मिसयूज किया गया है। कॉलोनियल पावर्स ने इसे इंडिजिनस पॉपुलेशंस को डीह्यूमनाइज करने के लिए यूज किया। लेकिन साइकोलॉजिकल टर्म्स में सैवेज का मतलब किसी जाति, धर्म या समुदाय से नहीं है। ये एक बिहेवियर है, आइडेंटिटी नहीं। जब कोई इंसान गुस्से में, ईगो में या पावर के नशे में कुछ ऐसा करता है जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसे सैवेज बिहेवियर कहते हैं। ये टेम्पररी स्टेट हो सकती है। कोई पर्सन नॉर्मली बहुत जेंटल हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में सैवेज बिहेवियर डिस्प्ले कर सकता है। रोड रेज का एग्जांपल लेते हैं। एक परफेक्टली नॉर्मल फैमिली मैन जो अपने बच्चों के साथ लविंग फादर है, अचानक ट्रैफिक में किसी के साथ अग्रेसिव हो जाता है। वो स्क्रीमिंग करता है, थ्रेटनिंग करता है, कभी-कभी फिजिकल वायलेंस भी करता है। उस मोमेंट में उसका बिहेवियर सैवेज हो जाता है, लेकिन वो सैवेज पर्सन नहीं है। लेकिन असली सवाल ये नहीं होता वो कौन है। असली सवाल होता है वो ऐसा बना कैसे। क्या इंसान बुरा पैदा होता है या हालात उसे वैसा बना देते हैं? ये सवाल सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसका जवाब तय करता है कि हम इन लोगों के साथ कैसे डील करें। मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने हमें बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट्स दी हैं। ब्रेन स्कैन से पता चला है कि कुछ लोगों के ब्रेन्स में स्पेसिफिक एरियाज अंडर एक्टिव होते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो इंपल्स कंट्रोल और एम्पैथी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कुछ इंडिविजुअल्स में प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता। लेकिन ये सिर्फ प्री डिस्पोजिशन होती है, डेस्टिनी नहीं। रिसर्च बताती है कि बचपन में ट्रॉमा, लगातार डर या सोसाइटी की तरफ से मिली इंडिफरेंस किसी इंसान को इमोशनली कोल्ड बना सकती है। कल्पना कीजिए एक बच्चे की जो हर रोज वायलेंस देखता है, जिसे कभी प्यार नहीं मिला, जिसे हर वक्त लगता रहा कि वो अनसेफ है। धीरे धीरे उसका दिमाग एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करता है। वो इमोशंस को शट डाउन कर देता है क्योंकि फील करना पेनफुल हो गया है। ये प्रोसेस ग्रेजुअल होती है। पहले बच्चा क्राई करता है, हेल्प के लिए रीच आउट करता है, लेकिन जब रिपीटेडली इग्नोर किया जाता है या हर्ट किया जाता है, तो वो स्लोली विड्रॉ करने लगता है। उसका इमोशनल सिस्टम एक काइंड ऑफ शट डाउन मोड में चला जाता है। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अगर फील करना हर्ट करता है तो फील करना बंद कर दो। कई बार इंसान इसलिए ठंडा हो जाता है क्योंकि उसने ज्यादा महसूस कर लिया होता है। जैसे कोई स्पीकर ज्यादा वॉल्यूम पर बजाने से खराब हो जाता है, वैसे ही कभी कभी इंसान का इमोशनल सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और एक दिन उसने महसूस करना ही बंद कर दिया। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, रियल लाइफ में हमने देखा है कि वॉर जोन्स में रहने वाले बच्चे, अब्यूज के विक्टिम्स या एक्सट्रीम पॉवर्टी में पले बड़े लोग अक्सर इमोशनली डिटैच हो जाते हैं। अफगानिस्तान, सीरिया या रवांडा के कॉन्फ्लिक्ट एरिया से आने वाले बहुत से लोगों में ये पैटर्न्स देखे गए हैं। ये उनकी गलती नहीं है, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। कंसंट्रेशन कैंप सर्वाइवर्स के स्टडीज भी यही बताती हैं। कुछ लोग कंप्लीटली नम हो गए थे क्योंकि वो इतना ट्रॉमा एक्सपीरियंस कर चुके थे कि उनका इमोशनल सिस्टम शट डाउन हो गया था। वो फिजिकली सर्वाइव कर गए, लेकिन इमोशनली वो बहुत डैमेज थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर ट्रॉमा विक्टिम वायलेंट बन जाता है। बहुत से लोग अपने दर्द को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देते हैं। वो दूसरों की मदद करते हैं, वो सोसाइटी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मदर टेरेसा खुद चाइल्डहुड में बहुत हार्डशिप्स फेस कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपना पेन दूसरों की सर्विस में चैनल किया। तो फिर कुछ लोग डिस्ट्रक्टिव पाथ क्यों चूज करते हैं? यहाँ एनवायरमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रॉमा के बाद किसी को सपोर्ट मिल जाए, थेरेपी मिल जाए या कोई पॉजिटिव रोल मॉडल मिल जाए, तो वो हील हो सकता है। लेकिन अगर वो और भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस के बीच फंस जाए,
तो वो और भी डार्क साइड की तरफ जा सकता है। गैंग कल्चर इसका परफेक्ट एग्जांपल है। एक ट्रॉमेटाइज्ड किड जो प्रॉपर सपोर्ट नहीं पाता, गैंग में एक्सेप्टेंस फाइंड करता है। वहां उसे बिलोंगिंग का फीलिंग मिलता है, लेकिन साथ में वायलेंस और क्राइम भी सिखाई जाती है। उसका एग्जिस्टिंग ट्रॉमा और भी रीइंफोर्स हो जाता है। जेनेटिक्स का भी रोल होता है। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, कुछ में एम्पैथी की कैपेसिटी कम होती है। ट्विन स्टडी से पता चला है कि साइकोपैथी में जेनेटिक कंपोनेंट होता है, लेकिन जीन्स डेस्टिनी नहीं होते। वो सिर्फ टेंडेंसीज देते हैं। फाइनल आउटकम एनवायरनमेंट और चॉइसेस पर डिपेंड करता है। इसे ऐसे समझिए, जीन्स आपको एक पर्टिकुलर कार देती हैं। कुछ कार्स स्पोर्ट्स कार होती हैं जो नेचुरली फास्ट जाती हैं। कुछ ट्रक्स होती हैं जो हेवी लोड कैरी कर सकती हैं। लेकिन आप उस कार को कैसे ड्राइव करते हैं, कहां ले जाते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप स्पोर्ट्स कार को भी रिस्पांसिबली ड्राइव कर सकते हैं और ट्रक को भी रेकलेसली। अब सवाल यह है कि हम इन सब बातों को जानकर क्या करें। पहली बात, हमें समझना होगा कि ईवल एक ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्सेप्ट नहीं है। ये शेड्स ऑफ ग्रे में एग्जिस्ट करती है। दूसरी बात, हमें जजमेंट से पहले अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बुराई को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम किसी बिहेवियर के रूट्स को समझते हैं, तो हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। हम प्रिवेंशन पर फोकस कर सकते हैं। हम अर्ली इंटरवेंशन कर सकते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी ये अप्रोच बहुत इफेक्टिव साबित हुई है। नॉर्वे जैसे कंट्रीज में जो रिहैबिलिटेशन पर फोकस करते हैं, वहां रिसिडिविज्म रेट्स बहुत कम है। वो क्रिमिनल्स को मॉन्स्टर्स की तरह ट्रीट नहीं करते, बल्कि डैमेज्ड ह्यूमंस की तरह। रिजल्ट ये होता है कि बहुत से लोग सक्सेसफुली सोसाइटी में रीइंटीग्रेट हो जाते हैं। सोसाइटी में हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां बच्चों को प्रॉपर केयर मिले, जहां मेंटल हेल्थ को सीरियसली लिया जाए, जहां ट्रॉमा विक्टिम्स को सपोर्ट मिले। ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन रीजन से नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल रीजन से भी जरूरी है। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम इसका ग्रेट एग्जांपल है। वहां बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट पर बहुत फोकस किया जाता है। टीचर्स को ट्रेन किया जाता है कि वो अर्ली वार्निंग साइंस आइडेंटिफाई कर सकें। रिजल्ट ये है कि फिनलैंड में क्राइम रेट्स बहुत कम है और हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत हाई है। जब हम किसी को मॉन्स्टर की तरह देखते हैं, तो हम उसे डील करने की अपनी एबिलिटी को लिमिट कर देते हैं। लेकिन जब हम उसे एक डैमेज्ड ह्यूमन की तरह देखते हैं, तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। हम रिहैबिलिटेशन की सोच सकते हैं, हम प्रिवेंशन की सोच सकते हैं। ये अप्रोच सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए नहीं है। हमारी डेली लाइफ में भी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल लगते हैं, जो कोल्ड लगते हैं, जो हमें अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। अगर हम उनकी स्टोरी को समझने की कोशिश करें, तो शायद हम बेटर रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकें। वर्क प्लेस में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। कभी-कभी कोई कॉलीग बहुत डिस्टेंट लगता है या कोई बॉस बहुत हार्श लगता है। अगर हम उनकी बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें, तो हम बेटर वर्किंग रिलेशनशिप्स डेवलप कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपनी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज करनी चाहिए। अगर कोई पर्सन जेन्युइनली डेंजरस है, तो हमें एप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस लेने चाहिए। लेकिन साथ ही हमें ये भी समझना चाहिए कि वो पर्सन कैसे वहां पहुंचा। फेयर अक्सर इग्नोरेंस से आती है। जब हम किसी चीज को समझ नहीं पाते, तो हम उससे डरने लगते हैं। लेकिन जब हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, तो फियर रिड्यूस हो जाती है। ये साइंस में भी होता है। पहले लोग लाइटनिंग से डरते थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये क्या है। अब हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, तो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर भी कुछ इसी तरह काम करती है। जितना ज्यादा हम साइकोलॉजी को समझेंगे, उतना बेहतर हम डील कर सकेंगे। इसके लिए हमें अपने बायसेस को चैलेंज करना होगा। हमें स्टीरियोटाइप से बाहर निकलना होगा। मीडिया भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अक्सर मूवीज और न्यूज में साइकोपैथ्स या क्रिमिनल्स को एक पर्टिकुलर वे में पोर्ट्रे किया जाता है। ये पोर्ट्रेल रियलिटी से बहुत डिफरेंट होती है। रियल लाइफ में ये लोग बहुत नॉर्मल दिख सकते हैं। वो चार्मिंग भी हो सकते हैं, वो सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। टेड बंडी जैसे सीरियल किलर्स बहुत चार्मिंग और इंटेलिजेंट थे। वो लॉ स्टूडेंट्स थे, पॉलिटिकल कैंपेन्स में वर्क करते थे। कोई उन्हें देखकर नहीं कह सकता था कि वो डेंजरस है। इसलिए हमें सरफेस लेवल जजमेंट से बचना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में भी हमें मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। बच्चों को अर्ली एज से ही इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने में हेल्प करनी चाहिए। उन्हें एम्पैथी सिखानी चाहिए, उन्हें अपने इमोशंस को हैंडल करना सिखाना चाहिए। पेरेंट्स और टीचर्स की भी बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है। वो बच्चों के बिहेवियर पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा कंसिस्टेंटली अग्रेसिव है या एम्पैथी नहीं दिखाता या एनिमल्स के साथ क्रूअल है, तो ये वार्निंग साइंस हो सकते हैं। अर्ली इंटरवेंशन से बहुत कुछ चेंज हो सकता है। मैकडॉनल्ड ट्रायड के बारे में साइकोलॉजिस्ट्स जानते हैं। बेड वेटिंग, फायर सेटिंग और एनिमल क्रुएल्टी, ये तीनों बिहेवियर्स कंबाइंड होकर फ्यूचर वायलेंट बिहेवियर के प्रेडिक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन ये भी डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। प्रॉपर इंटरवेंशन से इन पैटर्न्स को चेंज किया जा सकता है। सोसाइटी में स्टिग्मा भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर अभी भी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। लोग थेरेपी लेने से डरते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को हाइड करते हैं। इससे सिचुएशन और भी वर्स हो जाती है। हमें एक ऐसा कल्चर क्रिएट करना होगा जहां हेल्प मांगना नॉर्मल हो, जहां मेंटल हेल्थ को फिजिकल हेल्थ की तरह सीरियसली लिया जाए, जहां लोग अपनी स्ट्रगल्स के बारे में ओपनली बात कर सकें। सेलिब्रिटी कल्चर में भी ये चेंज आ रहा है। बहुत से फेमस लोग अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स के बारे में ओपनली बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी भी इसमें हेल्प कर सकती है। एआई और मशीन लर्निंग के थ्रू हम अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप कर सकते हैं। हम पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी को रिस्पांसिबली यूज करना होगा, ताकि प्राइवेसी और ह्यूमन राइट्स कॉम्प्रोमाइज ना हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमन कनेक्शन। कोई भी टेक्नोलॉजी ह्यूमन एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग की जगह नहीं ले सकती। हमें एक दूसरे के साथ जेन्युइन रिलेशनशिप्स बिल्ड करने होंगे। हमें लिसनिंग स्किल्स डेवलप करनी होंगी। इस कहानी का मतलब ये नहीं है कि हमें बुराई को स्वीकार करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग से फियर कम होती है। अंडरस्टैंडिंग से बेहतर डिसीजंस आते हैं। असली खतरा बुराई नहीं होती। असली खतरा होता है बिना समझे फैसला कर लेना। जब हम किसी को जज करते हैं, तो हम सिर्फ उसकी एक्शंस देखते हैं। लेकिन जब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसकी पूरी स्टोरी देखते हैं। उसका पास्ट, उसके स्ट्रगल्स, उसके सर्कमस्टेंसेस। ये अप्रोच हमें बेहतर ह्यूमंस बनाती है। आखिर में हमें ये याद रखना चाहिए कि हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों की कैपेसिटी होती है। सर्कमस्टेंसेस और चॉइसेस डिसाइड करते हैं कि कौन सा साइड डोमिनेंट होगा। हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम ऐसे एनवायरनमेंट्स क्रिएट करें जो अच्छाई को एनकरेज करें। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो प्योरली एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। इसका मकसद किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप को स्टिग्मेटाइज करना नहीं है। मेंटल हेल्थ एक सीरियस इशू है और प्रोफेशनल हेल्प